नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका गौरव ज्ञान एकेडमी पर। आज है 22 जुलाई एंड ट्यूसडे। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। स्टार्ट करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए ताकि रोज आपको अपडेट्स मिल जाया करें मॉर्निंग में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट सहित 5 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी कौन है। तो ज्ञान वीरों संघर्ष की कहानी अरुणिमा सिन्हा, जिनसे सीखा जा सकता है कि किस प्रकार से अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आ जाए तो संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार अपने काम को करना चाहिए। देखिए, एक पैर नहीं होने के बावजूद इन्होंने महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। तो आ जाइए देखते हैं कौन कौन से महाद्वीप हैं। देखिए, सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में देखें तो माउंट एकांगुआ, ठीक है, एकांगुआ है। नेक्स्ट देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ देखिए सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन। ज्ञानवीरों, अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए इस महाद्वीप का, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माउंट विंसन अगर हम बात करें, अंटार्कटिका हो गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में उन्होंने जो चढ़ाई की वो है माउंट केजीएसको, ठीक है, केजीएसको, तो ये ध्यान रखना है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप का माउंट किलिमंजारो, ठीक है, माउंट किलिमंजारो, ठीक। और लास्ट देखिए यूरोप माउंट एल्ब्रूज, ठीक है, एल्ब्रूज, तो ये ध्यान रखिए। और देखिए एक चोटी और उन्होंने चढ़ी है, उसका नाम बताइए आप। इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया के एक पर्वत पर और चढ़ी हैं, तो आप लोग उसका नाम बताइए, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस द्वीप को रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित करने की तैयारी की है। ज्ञानवीरों, ये इस द्वीप का नाम है बिट्रा द्वीप। और बिट्रा द्वीप कहाँ पर है, तो ये है लक्षद्वीप में, ठीक है, ये है लक्षद्वीप में। आपको ध्यान रखना है ज्ञानवीरों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा उद्देश्यों की तैयारी अब बिट्रा द्वीप में भारत सरकार के द्वारा की जा रही है। काफ़ी रणनीतिक महत्वपूर्ण रूप से ये काम किया जाएगा। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं लक्षद्वीप के परिचय, लक्षद्वीप के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि देखिए स्टैटिक पोर्शन भी साथ के साथ थोड़ा थोड़ा तैयार होता चले, तो कई बार अगर आपका तैयार है तो रिवीजन हो जाएगा और नहीं तैयार है तो आपको नई जानकारी मिलेंगी। देखिए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, जो कि अगर एरिया वाइज देखें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। देखिए, एरिया हो गया, और इसमें टोटल 36 द्वीप हैं, ठीक है। कई बार ज्ञानवीरों यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। आपको ये ध्यान रखना है। केवल एक जिले के रूप में इस केंद्र शासित प्रदेश पर प्रशासक के द्वारा शासन किया जाता है। और अगर इसमें हम देखें तो इसमें एटॉल भी है, 5 जलमग्न तट हैं, चट्टाने हैं, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं। और देखिए, अगर हम एटॉल की बात करें, इसमें 12 एटॉल हैं यहाँ पर। अगर हम एटॉल की बात करें तो आपको एटॉल अगर मालूम नहीं है तो मैं बता दूं, एटॉल एक ऐसी प्राकृतिक संरचना है ज्ञानवीरों, जो कि अंगूठी के आकार की, रिंग के आकार का दिखता है। अगर आप गूगल करके देखेंगे तो इमेज आराम से आपको क्लियर हो जाएगी। रिंग के आकार का दिखता है, जो कि पहले एक ज्वालामुखी द्वीप है, लेकिन वो अब डूब चुका है समुद्र में, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोरल बनता जाता है और फिर ऊपर एक रिंग के आकार का एटॉल दिखाई देने लगता है, जिसको यहाँ पर एटॉल बोला गया है। भारत में इस तरीके से कई एटॉल हैं। अगर हम देखें आगे, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी। देखिए, सभी द्वीप केरल के तटीय शहर कोच्चि से, ठीक है, 220 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में स्थित हैं ज्ञानवीरों, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक सामान्य सी जानकारी। आगे देखते हैं, प्रशासक के मानदंड से केंद्र के द्वारा नियंत्रण किया जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। द्वीपों के 3 प्रमुख समूह हैं यहाँ पर। देखिए, अगर सबसे उत्तर में बात की जाए तो अमीनी द्वीप समूह सबसे उत्तर की तरफ है, मध्य में है लक्का द्वीप समूह, और मिनिकॉय है दक्षिण की तरफ।
लक्षद्वीप। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लक्षद्वीप का उत्तरी द्वीप किसे माना जाता है, तो अमीनी द्वीप समूह, इस तरीके से क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये तीनों क्रॉनिकल ऑर्डर में। देखिए नेक्स्ट, देखिए एटॉल जैसे छोटे द्वीप भी हैं यहाँ पर जो चट्टानों से घिरे हुए हैं, ये मैंने बता दिया। यहाँ की राजधानी कावारत्ती है, कावारत्ती जो केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख शहर भी है। अब देखिए यहाँ पर जैविक कृषि क्षेत्र सहभागिता गारंटीकृत प्रणाली यानी कि पीजीएस सिस्टम के तहत इसे घोषित किया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है लक्षद्वीप को, ठीक है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। नेक्स्ट देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन, लक्षद्वीप के 2 नए समुद्र तटों मिनीकॉय-थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। देखिए ये 2 तट आपको ध्यान रखना है, कई बार तटों के नाम पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है ना। तो कदमत तट और मिनीकॉय-थुंडी तट, ये दोनों चीज़ याद रखनी है। अब देखिए आपको ब्लू फ्लैग प्रमाणन के बारे में बताती हूँ। FEE यानी कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन के द्वारा, जो कि डेनमार्क में एक NGO है, एक स्वायत्त संस्था है, जिसके द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये सर्टिफिकेट इस वजह से दिया जाता है, वहाँ पर पर्यावरण सुरक्षा जैसे जो मानक है, करीब 32 मानक हैं, शिक्षा, इस तरह से वो कड़े मानक हैं जिनको पूरा किया जाता है। तब डेनमार्क के इस संस्था के द्वारा FEE के द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया जाता है। तो लक्षद्वीप के भारत के अन्य जगह पर भी, अन्य तटों को भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 2 ये नाम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको ज्ञानवीरों ये नॉलेज होना चाहिए। आ जाइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 23-24 जुलाई 2025 की यात्रा किस देश के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते पर केंद्रित है? तो ज्ञानवीरों FTA समझौता भारत के प्रधानमंत्री जो कि जा रहे हैं ब्रिटेन, वहाँ पर किए जाने की आशा की जा रही है। इसके अलावा देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, कई मुद्दों पर बात की जाएगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है व्यापार और अर्थव्यवस्था को लेकर, तो यहाँ पर ये बात किया जाएगा। और सेकंड चरण में, अपने द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री मालदीव जाएंगे, ठीक है ना। द्वितीय चरण में मालदीव जाएंगे, जहां पर जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद मुइज्जू, ठीक है। मोहम्मद मुइज्जू जो राष्ट्रपति हैं, उनके कार्यकाल में किसी राष्ट्राध्यक्ष की यह पहली यात्रा है। यानी कि मोदी जी जो जा रहे हैं, तो ये पहली यात्रा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की है मालदीव में इनके कार्यकाल में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है सेकंड चरण में, जो कि 26 जुलाई के आसपास होगी। और देखिए एक और है केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। विदेश मंत्रालय के द्वारा ये सूचना दी गई है कि सितंबर मध्य में इनकी भारत यात्रा होगी, ठीक है ना। सितंबर मध्य में इनकी भारत यात्रा होगी। देखिए अभी तक क्या था, नेपाल के जब प्रधानमंत्री बनते थे तो परंपरा के अनुसार वे अपनी पहली यात्रा भारत ही करते थे। लेकिन नेपाल के केपी शर्मा ओली ने इस परंपरा को तोड़ते हुए चीन की पहले यात्रा की। तो कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के संबंधों में थोड़ी अंतर तो जरूर आया। तो यहाँ पर आप देखिए ये पूरा चीज़ें हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडेक्स कार्यकारी समिति के 28वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? ज्ञानवीरों ये अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई और ये जो बैठक हुई ये रोम में हुई। भारत के बाजरा मानक की सराहना की गई। देखिए बाजरा मानक पर ये समिति की जो अध्यक्षता की गई, बाजरा मानक पर भारत की सभी देशों ने सराहना की। और देखिए सहभागी देश थे उसमें माली, नाइजीरिया और सेनेगल, इन्होंने सहभागी देश के रूप में भाग लिया। नेक्स्ट देखिए ये जो पूरा नाम है इसका, आप इसको देख लीजिए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग, ठीक है ना। मेंटेरियस आयोग जिसे CCEX और EC की 28वीं बैठक है ये। तो ये पूरा नाम है, यहाँ पर आप इसको ध्यान रखिए। आ जाइए देखिए, इससे पहले आप ये देखिए कि भारत के द्वारा इससे पहले भी पाक कला और भारत की जड़ी बूटियों पर भी अध्यक्षता की गई है। तो इसके बाद बाजरा मानक पर अध्यक्षता की गई। तो देखिए ये यहाँ पर
पूरी जानकारी है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस भुगतान बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत शामिल किया है ज्ञानवीरों? तो यहाँ पर राइट आंसर है NSDL पेमेंट बैंक्स लिमिटेड। देखिए पहली बात तो ये देखिए, ये जो बैंक है ये कहाँ पर अवस्थित है ज्ञानवीरों? तो ये मुंबई में अवस्थित है, ठीक है ना, ये मुंबई में अवस्थित है और इसे RBI के सेकंड शेड्यूल में या द्वितीय अनुसूची में डाला गया है, द्वितीय अनुसूची में डाला गया है, ठीक है, द्वितीय अनुसूची में डाला गया है। आप देखिए सेकंड शेड्यूल में डालने के क्या लाभ होते हैं? तो उन बैंकों को मेनली डाला जाता है जो लोगों के हित में कार्य कर रहे हैं, RBI के जो मानक है उनके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तब उन्हें डाला जाता है। और अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं देखिए जिन्हें 1934 के सेकंड शेड्यूल में डाला जाता है। एक तो ये हो गया, उनके पास फिर RBI से उन्हें फ़ायदा मिलता है जिसमें कि उनके पास लिक्विडिटी होती है वो बढ़ जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो वहाँ पे, और RBI के द्वारा उन्हें ऋण भी मिलने लगता है, तो ये फ़ायदा होता है। तो अब इस बैंक को डाला गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने 2047 तक पर्यटन क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का कितना महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ज्ञानवीरों ये लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो 10% है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो पर्यटन क्षेत्र का जो आय है, GDP से जो आय प्राप्त हो रही है वो 5 से 6% है, ठीक है ना, 5 से 6% है, जिसे कि 10% तक का लक्ष्य रखा गया है। अगर हम 2023 से 2023 के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो वैश्विक रूप से भारत में जो आय है, ठीक है ना, GDP के अनुसार जो आय है वो वैश्विक रूप से भारत 14th पोजीशन पर है, 14वें स्थान पर है। और अगर हम इसे देखें परसेंटेज के रूप में तो ये विश्व स्तर पर राजस्व का 1.8% है, केवल 1.8% है। तो ये चीज़ है। और देखिए ये बताया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 2047 तक जो भारत की इकोनॉमी है उसे 32 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान किया गया है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र को मुख्य कारक के रूप में बढ़ावा देना है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के किस जिले से नई रोजगार प्रोत्साहन योजना की घोषणा की गई है ज्ञानवीरों? तो मोतिहारी जिले से ऐसी घोषणा की गई है। इसमें यह कहा गया है जो भी व्यक्ति पहली बार प्राइवेट नौकरी करेगा उसे 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है, 15,000 रुपये उसे दिए जाएंगे। और इसके साथ ही साथ देखिए ये जो योजना है वो 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। ये जो योजना है 1 अगस्त 2025 से लागू होगी। 1 लाख करोड़ का बजट का प्रावधान इसके लिए किया गया है, ठीक है ज्ञानवीरों। और ये जो 15,000 रुपये हैं ये एक प्रोत्साहन राशि है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मंथली कुछ दिया जा रहा है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में कौन सी योजना शुरू की है? तो ज्ञानवीरों दुग्ध सब्सिडी योजना ये स्टार्ट की गई है। आपको ध्यान रखना है 5 लीटर प्रति दूध की सब्सिडी स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एक तो प्रदेश में दूध की सप्लाई बढ़ेगी, किसानों की आय बढ़ेगी और दुग्ध उत्पादन से जो भी चीज़ें बनती हैं उसमें बढ़ावा मिलेगा। तो प्रदेश में असम सरकार के द्वारा ऐसे किए जाने की महत्वाकांक्षा है, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्ति श्री नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ज्ञानवीरों ये शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ने ऐसी शक्ति श्री कार्यक्रम को शुरू किया गया है, ठीक है। तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ये ध्यान रखिए। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? ज्ञानवीरों ये प्रदान की गई है इंग्लैंड को। जो ये टेस्ट चैंपियनशिप है वो 2027, ठीक है, 2029 और 2031।
तो इन तीनों वर्ष में इंग्लैंड को मेजबानी सौंपी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? ठीक है ज्ञानवीरों, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 67A। 67A के तहत उपराष्ट्रपति ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा है। और देखिए, अगर हम बात करें ये किस भाग में आता है, तो भाग 5 में उपराष्ट्रपति के बारे में पूरा दिया गया है। तो भाग 5 के तहत 67A में इस्तीफा सौंप दिया गया है, स्वास्थ्य कारणों की बात बताते हुए। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, लॉन्ग बिल्ड बुश वार्बलर, ये क्या है, कौन सी चिड़िया है? तो बिल्कुल ये एक पक्षी है जो कि लद्दाख की सुरु वैली में 46 साल बाद दिखा ज्ञानवीरों, एक लुप्तप्राय पक्षी। इससे पहले यह पक्षी 1979 में देखा गया था और इसका जो निवास है वो घास और झाड़ियों में होता है। इसमें जो 5 लोगों की एक टीम गई थी, वहाँ पर इसकी खोज की गई। और देखिए, जो ये कीड़े की तरह आवाज़ करती है, उनके द्वारा बताया गया ये कीड़े की तरह क्लिक क्लिक करके आवाज़ करती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान आकर्षित हुआ और ये चिड़िया उन्होंने खोज निकाली। ठीक है, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। नेक्स्ट देखिए, सऊदी अरब के स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर प्रिंस अल वलीद का निधन हो गया है। मात्र 15 वर्ष की आयु में एक्सीडेंट हुआ इनका और तब से ये 20 वर्षों से कोमा में थे, जिसके बाद अब इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ज्ञानवीरों, आज के करंट अपडेट्स यहीं पर कंप्लीट होते हैं। अब चलिए 2 मिनट क्विक रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। आ जाइए, चलिए देखते हैं। पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंस फ्रंट को किस देश ने विदेशी आतंकवादी संगठन व विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले भारतीय ओपन एथलीट मीट 2025 की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जा रही है ज्ञानवीरों? तो बिहार के द्वारा ये मेजबानी की गई। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन नामक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में विकसित पहला मलेरिया रोधी टीका किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो ICMR के द्वारा, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा ये टीका तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस विषय पर चर्चा की गई? तो विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो शिविर का आयोजन हुआ वो भुवनेश्वर में उड़ीसा में हुआ है। देखिए, आपको NHRC के प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनका नाम है वी राम सुब्रमण्यम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये नाम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आ जाइए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय जीवन बीमा निगम का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? R दोराईस्वामी। नेक्स्ट देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसने जीता ज्ञानवीरों? तो राइट आंसर है इंदौर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य महिला आरोग्य कक्ष के उद्घाटन का है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को सशक्त बनाना। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है ज्ञानवीरों? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है? MP में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश के उत्तरी सुलावेसी प्रांत के तालिसे द्वीप में पानी पर चलने वाले एक जहाज में आग लगी जिसमें करीब 280 यात्री सवार थे? तो इंडोनेशिया, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, होलोंगपार गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। यहाँ पर ही हुलॉक गब्बन नामक प्रजाति पाई जाती है। आ जाइए आगे देखते हैं। ईश्वरपुर, महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले के इस्लामपुर शहर का नाम चेंज किया है, जिसका नाम अब ईश्वरपुर रखा है। तो देखिए ज्ञानवीरों, आज का करंट अफेयर कंप्लीट होता है। कल फिर आपके साथ कुछ नए तथ्यों के साथ उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।